हेलो स्टूडेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म में आज हम SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक SN1 रिएक्शन होता है, फिर SN2 रिएक्शन होता है, फिर SNI रिएक्शन होता है, फिर SNAR होता है। SN1 रिएक्शन क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। वो यूनिमोलिकुलर क्यों होता है, कैसे होता है, यह भी डिस्कस करेंगे। SN2 क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। SNI क्या होता है? न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर। और SNAR क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। आज का हमारा टॉपिक है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। देखो, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख रहा हूं। S से सब्स्टिट्यूशन, N से न्यूक्लियोफिलिक। हमने इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ लिया है, अब हम न्यूक्लियोफिलिक पढ़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलेक्यूलर। SN1 रिएक्शन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलेक्यूलर। अब देखो होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इसमें जो थोड़ा छोटी छोटी बात बता देता हूं मैं। ये होता है इट अकर्स इन 3 स्टेप। अच्छा, तुम्हें याद है इलेक्ट्रोफाइल कितने स्टेप में होते थे? 3 स्टेप में होते थे। कौन कौन से स्टेप में होते थे? इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी 3 स्टेप्स में होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये हम आगे देखेंगे। फर्स्ट, इट अकर्स इन 3 स्टेप्स। सेकेंड होता है बच्चों द स्लोएस्ट स्टेप इज द RDS। अब ये RDS क्या है? ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्टेप स्लोएस्ट होगा वही रेट डिटरमाइन करेगा किस रेट से हमारा रिएक्शन हो रहा है। अब जरा सोचो, जो फास्ट होगा वो रेट कैसे डिफाइन करेगा? रेट मतलब कितना ड्यूरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो टाइम से डिवाइड करते हैं। तो कितना टाइम लग रहा है रिएक्शन को, ये तो स्लोएस्ट स्टेप ही बताएगा ना। अब देखो, एक आदमी बहुत तेज दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो कितना कंप्लीशन हो रहा है, कितना ये डिस्टेंस है, एवरेज वगैरह बाकी सारी चीजें, उस धीरे धीरे वालों को लेके भी तो रेट देखेंगे ना। रेट क्या है, टोटल ओवरऑल रेट क्या है। फास्ट वाला तो तुरंत आप पहुंच गया, उससे हम कैसे देखेंगे? तो वैसे ही द स्लोएस्ट स्टेप इज द RDS। अब देखो, ये रिएक्शन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको रिएक्शन करा के दिखाता हूं किस तरह से SN1 रिएक्शन हो रहा है। तो देखो, मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब देखो, हमारे पास RH है, ये क्या है? एक अल्काइल हैलाइड है। ये 3 डिग्री लेने का मैं बताऊंगा। मैं 3 डिग्री क्यों लूंगा? क्योंकि 3 डिग्री का रेट ऑफ SN1 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है। ये मैं अभी बताऊंगा क्यों लेंगे, 1 डिग्री क्यों नहीं लेंगे, ये अभी बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इसमें वाटर डाल दूं, पानी डाला तो हाइड्रोलिसिस शुरू, आंसर आएगा, मतलब कंपाउंड बनेगा ROH प्लस X-। मतलब ये जो X पुराना न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर चला गया, इसमें से नया न्यूक्लियोफाइल अंदर आ गया, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में देखो, जो मैंने लिखा है वही मैं फिर से लिख रहा हूँ। R की जगह पे मैं ले लेता हूँ CH3C
CH3Cl, अगर इसके वाटर के साथ रिएक्शन कराया, ये दिया CH3C CH3OH CH3 प्लस X मतलब Cl माइनस। अब मैं इसी का मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा, मैकेनिज्म के बाद में प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, इसके बाद में कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसपे SN1 रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो SN1 रिएक्शन में हम पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और जो हमारा लास्ट थिंग होगा पढ़ने के लिए वो क्या होगा बच्चों, फैक्टर्स ऑन विच SN1 डिपेंड्स। तो ये 3 बातें हम पढ़ेंगे। चलो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने देखा, इसी का हम मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। आप यहाँ तक लिख लो, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। स्लोएस्ट स्टेप RDS क्यों होता है, ये बात समझ में आई। स्लोएस्ट स्टेप ही तो रेट डिसाइड करेगा। अब मान लो किसी कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें से कुछ चीज फास्टली हो गया और कुछ धीरे धीरे हो रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन कितने देर में हुआ ये कौन डिसाइड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करेगा। अब हम और तुम कहीं टहलने जा रहे हैं, तुम फास्ट चलते हो, हम स्लो चलते हैं, तो हम दोनों का रेट कि हम लोग को एक जगह पे पहुंचना है वो मैं डिसाइड करूंगा ना। अगर हम दोनों वहां नहीं पहुंचे, दोनों नहीं पहुंचे, तो प्रोग्राम शुरू नहीं हो सकता है। तो कौन डिसाइड करेगा कि प्रोग्राम कब शुरू होगा, मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलता हूं, तुम जल्दी से पहुंच के जाके बैठे रहोगे, मैं पहुंचूंगा तो स्टार्ट होगा प्रोग्राम। वैसे ही जो स्टेप स्लोएस्ट होगा वो रेट डिसाइड करेगा, रेट डिटरमाइन करेगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं एक एक स्टेप करके आपको समझाता हूं। यहां तक लिख लिया आपने, ओके। अब देखिए मैकेनिज्म, मैंने क्या बताया, पहले हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में हमें पढ़ना है, हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 3 डिग्री क्यों लेंगे वो मैं अभी भी बताऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। हमारे पास है CH3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, देखना जरा, लिख सकता हूँ क्या, देखो जरा, अरे ऊपर नीचे को एक साथ कर दिया, CH3CCl, इसको H2O के साथ रिएक्शन कराया है मैंने, और CH3COH प्लस Cl माइनस हमें बाहर मिला है। देखो जो फर्स्ट 3 स्टेप्स मैंने बताया था ना, ये 3 स्टेप्स रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। बच्चों ये याद रखना कि H2O इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, O के पास, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियस से प्रेम करेगा, तो मैं इसको न्यूक्लियोफाइल बनाऊंगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाऊंगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ आएगा, तो ये इसको मैं न्यूक्लियोफाइल बनाऊंगा। अब देखो कैसे मैं न्यूक्लियोफाइल बनाता हूँ, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज इस पर रहेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। देखो क्या करेंगे, देखना क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से Cl माइनस बाहर खींच लूं तो क्या मिलेगा हमें, CH3 प्लस। देखो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट। और स्टेप 1 ही इट इज द RDS, यही SN1 रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन, तो आप क्या कहोगे, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, फर्स्ट स्टेप तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें सेकंड स्टेप बताता हूँ, सेकंड स्टेप। अच्छा, जब एक बार ये कार्बोकैटायन हमें मिल गया, एक बार हमें कार्बोकैटायन मिल गया बच्चों, कार्बोकैटायन मिल गया, तो क्या मैं इस पे वाटर का अटैक करा दूं, बोलो, करा
दूं नहीं कराऊं। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसको डोनेट करेगा, इसको डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। बनाऊं क्या बच्चों? CH3C CH3OH प्लस। देखो वाटर को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा क्यों इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। इस स्टेप को क्या बोलेंगे बच्चों? जैसे वहां पे क्या होता था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इसको क्या बोलेंगे? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अब थर्ड स्टेप देखना है बच्चों, थर्ड स्टेप तुम्हें समझना है, यही मैं बताता हूं। थर्ड स्टेप 3। देखो ये क्या है? ये H है, क्या है ये? H है। ये ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल नहीं है, ये H बोलेगा मैं जाना चाहता हूं। H क्या बोलेगा? जाना चाहता हूं। इस पे वाटर अटैक करेगा, अगेन वाटर अटैक करेगा और अपने साथ इसके हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, ये मैं नहीं भी लिखता तो देखो आप सिंपली H प्लस को हटा देते और हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाता बच्चों? क्या बन जाता? OH। हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाता? OH। तो ये था पूरा मैकेनिज्म। सबसे पहले जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन जनरेट करने के लिए हमने Cl को बाहर निकाला, Cl को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके बाद हमने क्या किया? हमने बताया कि यही स्लोएस्ट स्टेप है। ये क्या है बच्चों? दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। इसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल को मैंने अटैक कराया। जैसे ही अटैक कराया ये बन गया, देखो यहाँ पे है, ये बन गया। अब क्या होगा? अब ये हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा और सिंपल OH हमें मिल जाएगा। इसके लिए हमारे पास वाटर जो है, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो एक्सेस में है, वाटर हाइड्रोजन को लेके अपने आप चला गया। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अब मैं इसके प्रॉपर्टीज को बताता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मिटाऊं? ओके। अब देखो ये यूनिमोलिकुलर है। प्रॉपर्टीज पहले ऊपर लिख देते हैं, हेडिंग लगा देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब बताना, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। फर्स्ट है यूनिमोलिकुलर, ठीक है। RDS स्टेप 1 मोलिक्यूल। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, RDS स्टेप ही रेट डिटरमाइन करता है। RDS स्टेप में ध्यान से देखना, ये Cl को बाहर निकाला था, CH3 C पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, ये हमारा RDS स्टेप था। RDS स्टेप यही था हमारा RDS स्टेप। अब तुम इस RDS स्टेप में देखो, क्या इसको छोड़कर कोई और मॉलिक्यूल है? इसको छोड़कर तुम्हें कोई और मॉलिक्यूल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसी वजह से इसको यूनिमोलिकुलर कहते हैं। RDS स्टेप में अगर दो मॉलिक्यूल होता तो ये बाइमोलिकुलर हो जाता। अगर RDS स्टेप में 3 मॉलिक्यूल्स होता तो ये टर्मोलिकुलर हो जाता। आप समझ गए? ट्राइमोलिकुलर हो जाता। तो इसमें RDS स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल था, इसलिए ये यूनिमोलिकुलर है। आप अपने नोटबुक में ये एग्जांपल, ये स्टेप जरूर लिखना, ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
जो रेट होगा इसका, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एक्स, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एक्स टू द पावर 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो अभी जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे कराया था, आर एक्स आर प्लस एक्स माइनस, उसमें आपने देखा था कि किस तरह से सिर्फ एक ही मोलिक्यूल था, तो रेट भी तो सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा ना, और किसी पे कैसे रेट डिपेंड कर सकता है। तो ये भी, ये दोनों सेम थे, एक ही, ये दोनों भाई थे, एक ही जैसे थे, ठीक है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो स्टार लगा लो, बहुत बार पूछा गया है, इंडिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो कितना है, कम है, ज्यादा है, क्या है, उस पे डिपेंड नहीं करता। मीन्स if we use a small or large quantity of water, it doesn't have effect on the SN1 reaction। SN1 रिएक्शन तुम्हें समझ में आ गया? अब देखो, तुम्हें पता है एक बात कि अगर देखो, जब कार्बोकैटायन बन रहा हो, फोर्थ स्टेप है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन इज फॉर्म। देखो कार्बोकैटायन तो बनेगा ही बनेगा, आपने देख लिया। सिर्फ क्या है, अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। ये बात लगता है मैंने कहीं बताया है, याद करो जब मैंने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताया था, तो इलेक्ट्रोफाइल जो आते थे, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, ये याद है, Cl, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जब इस Cl को हटा देंगे तो ये यहाँ पे फिर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये बेंजीन रिंग पे आके अटैक करेगा, तो ये वाला अटैक करके मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, न कि ये वाला। तो जिस तरह से वो अटैक करने वाला रीअरेंज करता था, जैसे अटैक करने वाला रीअरेंज करता था, यहाँ पे तो जिस पे अटैक हो रहा है वो कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ पे जिस पे हम अटैक करवा रहे हैं वो कार्बोकैटायन बन रहा है, तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वहां रीअरेंजमेंट तो होगा ही, तो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस फॉर द स्टेबिलिटी, ठीक है। अब छठा है, वी यूज पोलर प्रोटिक सोलवेंट, जैसे कि H2O क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आप यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं, ठीक है। मैं ये आपको बताता हूं कि सॉल्वेंट किस तरह से अटैक करते हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि RX है, ठीक है। अभी होगा क्या बच्चों कि ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया। अब क्या होगा, H2O जो है, वो X को घेरने लगेगा, X पे क्या चार्ज है? माइनस, R पे क्या है? प्लस। तो H2O क्या करेगा? X को यानी हैलोजन को घेरने लगेगा, चारों तरफ से हैलोजन को घेरेगा। अब देखो कैसे घेरेगा, HOH ऐसे घेरेगा इसको, हर तरफ से इसको घेरेगा। ऐसे ही तो सोलवेंट यही काम तो करता है, आपको तो पता है सोलवेंट यही काम करता है, ऐसे चारों तरफ से इसको घेर कर इसको डिसोल्व कर लेगा, घेर के क्या करेगा? खुद में डिसोल्व कर लेगा। तो ये इस तरह से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम करता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 7th पॉइंट पे। जो रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। SN1 रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा H लेसर देन 0, लो टेम्परेचर फेवरेबल,
फेवरेबल। आपको याद होगा कि जब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर अगर कम होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। आपने लीचार्टियर प्रिंसिपल में ये पढ़ा होगा, ठीक है। खैर, लो टेम्परेचर फेवरेबल, आप ये ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी होता है तो हीट बाहर निकलता है। हीट जब बाहर निकल जाएगा तो बीकर को आप टच करोगे तो वो ठंडा ही मिलेगा ना, ठंडा ही लगेगा ना हमें। तो ये है लो टेम्परेचर फेवरेबल, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट होता है SN1 रिएक्शन का, लास्ट पॉइंट होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। देखो ये ध्यान से जरा समझ लीजिएगा, ये बात ध्यान से समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, स्टीरियोकेमिस्ट्री में या तो ये D बनाएगा या तो ये L बनाएगा, ठीक है। अरे समझ रहे हो ना, या तो R बनाएगा नहीं तो S बनाएगा। अभी अभी पढ़ाया था आइसोमेरिज्म में, या तो D बनाएगा या तो L बनाएगा, या तो R बनाएगा या तो R बनाएगा या तो S बनाएगा। अब ये बनाएगा कैसे? अब देखो बच्चों, ये है हमारा कार्बन, ऐसे ऐसे ऐसे, इस पे ये रहा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ भी A ग्रुप लगा है, यहाँ पे B ग्रुप लगा है, यहाँ पे C ग्रुप लगा है, कुछ भी ग्रुप लगा है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, और इस पे अटैक क्या करवा रहे हैं हम? इस पे हम अटैक करवा रहे हैं, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का इस पे हम अटैक करा रहे हैं। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अटैक जो होगा हम दो तरफ से करवा सकते हैं, दो साइड से अटैक होगा। अटैक जो होगा वो यहां से हो सकता है, मतलब कि अटैक ऊपर से भी हो सकता है और अटैक नीचे भी से भी हो सकता है। मतलब कि अटैक ऐसे भी हो सकता है और अटैक ऐसे भी हो सकता है। यानी कि जो हमारा कंपाउंड बनेगा, हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये भी बन सकता है। देखो जरा, C इसको ऐसे छोड़ देते हैं और C इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे कोई डिफरेंट ग्रुप्स लगा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए ये ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, सारे ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब देखो अटैक ऊपर से करा दिया, देखो ऊपर से अटैक किया तो यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, और अटैक नीचे से भी करा सकते हैं, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। मतलब अटैक आगे से भी करा सकते हैं और पीछे से भी करा सकते हैं। तो D फॉर्म भी मिलेगा और L फॉर्म भी मिलेगा, R भी मिलेगा, S भी मिलेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलेगा, लीवो रोटेटरी मिलेगा। अच्छा तुम्हें याद है जब D फॉर्म भी मिले, जब D फॉर्म भी मिले और L फॉर्म भी मिले तो उसे क्या बोलते हैं? D and L form both will be identified, दोनों मिलेगा। अब मुझे बताओ, जब D and L फॉर्म दोनों मिलेगा बच्चों, तो इसी को तो इनैंशियोमर कहते हैं, इनैंशियोमर्स, इसी को तो इनैंशियोमर्स कहते हैं। मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से बताया है। तो अगर एक किसी, मैंने ये भी बताया था कि ऑड एक्सचेंज हो तो उसको बोलते हैं, ऑड एक्सचेंज हो तो इनैंशियोमर, इवन एक्सचेंज हो तो आइडेंटिकल। वाले टॉपिक पे मैंने आपको इनैंशियोमर बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ये हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया, प्रॉपर्टीज हमने पूरा देख लिया। इस प्रॉपर्टीज को आप रिवीजन कीजिए और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है बच्चों।